हेलो दोस्तों, जीसीसी सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एलसी राव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग रसायन विज्ञान के एक महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ उपस्थित हैं, उसको लेकर के, जिसका नाम है कार्बनिक रसायन। तो दोस्तों, कार्बनिक रसायन की आज शुरुआत है। इसमें हम लोग देखेंगे कि कार्बनिक रसायन क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, उन कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्या है और उन कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है, अर्थात आईपीएससी नामकरण देखेंगे इसमें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों हम लोग कार्बनिक रसायन। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्बनिक रसायन होते क्या है। कार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं। यानी अगर इसकी परिभाषा हमको लिखनी हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग कार्बनिक रसायन को, बिल्कुल जीरो से। आज पहला क्लास है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। ये हुई कार्बनिक रसायन की परिभाषा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन के अंतर्गत जिन हम लोग यौगिकों का अध्ययन करते हैं, जो यौगिक होते हैं उन्हें हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक। और इस कार्बनिक यौगिक का जो मुख्य भाग होता है, कार्बनिक यौगिक का मुख्य भाग, ये क्या होता है? कार्बन होता है। जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं ये लिविंग थिंग से डिराइव होते हैं दोस्तों, यानी कि सजीवों से प्राप्त किए जाते हैं। और जो अकार्बनिक यौगिक होते हैं हमारे, वो निर्जीवों से प्राप्त किए जाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिक की बात करें तो वर्जीलियस का एक सिद्धांत है, जैव शक्ति सिद्धांत। तो उसको सबसे पहले देखते हैं हम लोग। जैव शक्ति सिद्धांत, ये जैव शक्ति सिद्धांत हमको बताता क्या है? आई मीन वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या बताता है कि जिस समय वर्जीलियस ने सिद्धांत दिया था उस समय प्रयोगशाला में किसी भी प्रकार के कोई कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं किया गया था। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए वर्जीलियस ने हाइपोथेटिकली एक परिभाषा दे दी, बिना मतलब किसी एक्सपेरिमेंट की कोई परिभाषा दे दी है। और वह परिभाषा काफी पॉपुलर भी हुआ। और उस परिभाषा का जो नाम है वो क्या है? जैव शक्ति सिद्धांत है। जैव शक्ति सिद्धांत क्या है? इन्होंने बताया कि किसी भी कार्बनिक यौगिक को, कोई भी कार्बनिक यौगिक है, इस कार्बनिक यौगिक को हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। ये जो सिद्धांत दिया, इसी सिद्धांत का नाम क्या है? जैव शक्ति सिद्धांत। इन्होंने बताया कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये सिर्फ जीवधारियों के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। यानी जीवधारियों के शरीर के अंदर ऐसी रहस्यमयी शक्तियां पाई जाती हैं जिसके कारण वे इस कार्बनिक यौगिक का क्या करते हैं? अपने शरीर के अंदर वो निर्माण करते हैं। जैसे कि उस समय का जो कार्बनिक यौगिक था, जो काफी पॉपुलर था, जैसे यूरिन में पाया जाने वाला यूरिया, ह्यूमन के या किसी एनिमल के यूरिन में जो कंटेंट होता है यूरिया का, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उस समय ये प्रचलन में था, कार्बनिक यौगिक यूरिया। फिर क्या हुआ? ये सिद्धांत इनका काफी पॉपुलर हुआ। बाद में क्या हुआ? होलर नाम का एक साइंटिस्ट था। होलर नाम का साइंटिस्ट, इसने क्या किया? इसने अमोनियम साइनेट लिया।
और अमोनियम सल्फेट लिया और अमोनियम सल्फेट की अपक्रिया पोटेशियम साइनेट के साथ करा दी। अमोनियम सल्फेट यानी NH3 का होल ट्वाइस SO4, नाम है इसका अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट को ट्रीट किया पोटेशियम साइनेट के साथ। तो जब पोटेशियम साइनेट के साथ इसने ट्रीट किया तो ये पाया अमोनियम साइनेट NH4CnO, और यहां से पोटेशियम का सल्फेट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, यहां पर हम लोग इसको बैलेंस कर लें। तो ये K2SO4 है, 2 कर दे यहाँ पे, तो 2 हमको यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ करना पड़ेगा हमको। तो 2 दूनी 4, सॉरी यहाँ पे 4 करना पड़ेगा, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 3 12। तो इस तरीके से करके हम लोग क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे इसे। बैलेंस करने के बाद, बैलेंस नहीं है शायद, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 2 होगा ये। तो ये जो अमोनियम साइनेट मिलता है हमको, यह अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक पदार्थ होता है, अकार्बनिक पदार्थ होता है। अब इस जब अमोनियम साइनेट को उसने गर्म किया, इस अकार्बनिक पदार्थ को जब उसने गर्म किया, हीट किया, तो इसने पाया क्या, NH2CO NH2 क्या था, ये था यूरिया। और यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस प्रकार प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला जो कार्बनिक यौगिक है वो हमारा क्या है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है, वो यूरिया है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। तो इस प्रकार होलर ने जब प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण कर दिया, तो इस यूरिया के निर्माण के साथ ही उनका जैव शक्ति सिद्धांत क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इस प्रकार होलर ने, इस सवाल कभी पूछा भी जाता है कि वह कौन सा कार्बनिक पदार्थ है जिसको सर्वप्रथम लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में बनाया गया था। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, यूरिया। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2 होता है। तो इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां से देखते हैं हम लोग कार्बन के बारे में। तो देखो, कार्बन की अगर बात करें हम लोग, तो कार्बन क्या होता है, कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन जिसका प्रतीक क्या होता है, इसका प्रतीक C होता है। कार्बन का प्रतीक क्या है, C है। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है। परमाणु भार 12। संयोजकता कितनी होती है, संयोजकता इसकी 4 होती है। क्यों, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। आप भाव के अकॉर्डिंग करें तो 1s2 2s2 और 2p क्या होता है, 2 होता है। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसके बाय कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। यानी कि जो कार्बन है, कार्बन जो है एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। यानी इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्टडी करते हैं उसका जो मेजर पार्ट होता है वो कार्बन, यानी कार्बन के बारे में ही स्टडी करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि कार्बन का क्राइटेरिया बहुत ही बड़ा होता है। अगर सारे पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट जितने हैं उनके कंपाउंड्स को एक साइड रखा जाए और कार्बन के कंपाउंड्स को एक साइड रखा जाए, तो शायद कार्बन के कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इस प्रकार कार्बन को एक अलग ब्रांच बना करके हम लोग क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। तो यहां पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति यानी कि कार्बन का क्या है, दूसरे तत्वों से अलग व्यवहार को प्रदर्शित करता है। जैसे कार्बन क्या होता है, इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन क्या है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ करके लंबी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्रृंखलन कहलाती है। लंबी लंबी श्रृंखलाएं का निर्माण कुछ रिंग के रूप में भी होते हैं, कुछ खुली श्रृंखला के रूप में भी होते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है कार्बन में। हाँ, कुछ हद तक सिलिकॉन में भी पाया जाता है, मतलब जो कार्बन की जो फैमिली है सिलिकॉन उसका एक मेंबर है, तो सिलिकॉन में भी ये प्रॉपर्टीज कुछ हद तक पाई जाती है, लेकिन उतनी नहीं पाई जाती है जितनी कार्बन में पाई जाती है। तो नेक्स्ट देखें हम लोग इसकी कार्बन की जो संयोजकता 4 होती है। बंध की प्रकृति की बात करें हम लोग, बंध की प्रकृति कि कार्बन कितने प्रकार के बॉन्ड को क्या कर सकता है, बना सकता है। तो देखो कार्बन जो है यह 4 प्रकार के बॉन्ड को क्या कर सकता है, अपनी संयोजकता को पूरा करने के लिए यह 4 प्रकार के बॉन्ड को बना सकता है। किस तरीके से बना सकता है, या तो कार्बन चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना ले, कार्बन चारों बॉन्ड कैसा बना ले, सिंगल बना ले, या दूसरा कंडीशन है कि 2 सिंगल बॉन्ड बनाए और एक बॉन्ड कैसा बनाए, डुअल बॉन्ड बनाए। ये दूसरी स्थिति हो गई, पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति। तीसरी स्थिति क्या होगी, या तो कार्बन दोनों का दोनों डुअल बॉन्ड बनाए, तीसरी स्थिति। फाइनल स्थिति इसकी क्या होती है, या तो एक सिंगल बॉन्ड बनाए और 3 कैसा बना ले, एक सिंगल बॉन्ड बनाए और एक क्या बना ले, ये ट्रिपल बॉन्ड बना ले। ये इसकी चौथी स्थिति हो गई। तो कार्बन जो है इन चारों के अलावा 5वां किसी भी प्रकार का बॉन्ड नहीं बनाता है। यानी कार्बन के बंध बनाने की जो प्रॉपर्टीज होती है सिर्फ ये 4 होती है। या तो कार्बन इस तरीके का बॉन्ड बनाएगा, चारों सिंगल बॉन्ड, या 2 सिंगल बॉन्ड बना ले और एक डबल बॉन्ड बना ले, या दोनों के दोनों बॉन्ड कैसे बनाए, ये डबल बॉन्ड बनाए, या फिर एक सिंगल बॉन्ड बनाए और एक क्या बना ले, ट्रिपल बॉन्ड बना ले। और ये आप जानते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड सदैव एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक डुअल बॉन्ड एक सिग्मा 1 पाई होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इतनी बातें क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़े हम लोग। तो यहां से बात आती है क्लासिफिकेशन की कि कार्बनिक यौगिक का क्लासिफिकेशन कैसे करें, कार्बनिक यौगिक को कितने पार्ट में डिवाइड करें। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण है। तो देखते हैं दोस्तों कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण, आई मीन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण। तो देखो कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं हम लोग। तो कार्बनिक यौगिक को हम लोग मुख्यतः 2 पार्ट में बांटते हैं। कार्बनिक यौगिक को कितने पार्ट में बांटते हैं हम लोग, 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट इसका होता है क्या, पहला पार्ट है इसका खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं विवृत श्रृंखला भी बोलते हैं, विवृत श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है, चाहे आप खुली श्रृंखला बोल लो या विवृत श्रृंखला बोल लो। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, या इसे हम लोग संवृत श्रृंखला बोलते हैं। संवृत श्रृंखला यानी कि जो क्लोज चेन होती है, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसके प्रत्येक कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़े, इस प्रकार जुड़े कि एक रिंग के फॉर्म में वो क्या हो, प्रदर्शित हों। तो इस प्रकार के जो भी कार्बनिक यौगिक होंगे क्या होंगे, समृद्ध होंगे। देखो खुली श्रृंखला की अगर बात करें तो इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। हाइड्रोकार्बन के बेसिस पे एक तो होते हैं संतृप्त, ये हाइड्रोकार्बन के बेस्ड पे है, हाइड्रोकार्बन बेस्ड ऑन हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरे क्या होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें अगर हम लोग, तो सभी कार्बन और कार्बन क्या होंगे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे, यानी कि इसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड होगा, इसमें सिग्मा बॉन्ड होगा। असंतृप्त की बात करें तो इसमें सिग्मा बॉन्ड भी होगा और साथ साथ में क्या होगा, पाई बॉन्ड भी होगा। इतनी बातें क्लियर है। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें हम लोग, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा कि ऐसे हाइड्रोकार्बन
जिसमें प्रत्येक कार्बन कितने बॉन्ड किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, संतृप्त। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ पाई बॉन्ड भी हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे, असंतृप्त, जैसे यल्कीन और यल्काइन। नेक्स्ट, बंध श्रृंखला की बात करें तो बंध श्रृंखला को हम लोग फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग दो पार्ट में। एक तो होते हैं समचक्रीय कार्बनिक यौगिक, और दूसरे होते हैं हमारे विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक। यानी बंध श्रृंखला वाले दो प्रकार के, एक समचक्रीय और दूसरे क्या होते हैं, विषम चक्रीय। समचक्रीय फिर से दो प्रकार का, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, ठीक है। समचक्रीय फिर से दो प्रकार का क्या हो जाएगा, एलिसाइक्लिक यानी एलिसाइक्लिक समचक्रीय कार्बनिक यौगिक, और दूसरे होंगे एरोमेटिक समचक्रीय कार्बनिक यौगिक। विषम चक्रीय भी दो प्रकार का है, एक तो एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय यौगिक, दूसरा है भी एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक। यानी ये भी इसी की कैटेगरी का आएगा, एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक, और दूसरा आएगा एलिसाइक्लिक विषम चक्रीय एरोमेटिक विषम चक्रीय कार्बनिक यौगिक आएगा। इसके अंतर्गत बेंजोनाइड और नॉन बेंजोनाइड आते हैं, तो बाद में हम लोग हाइड्रोकार्बन स्टडी करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं उसके बारे में। तो बंध श्रृंखला वाले में कितनी कैटेगरी हो गई, दो, एक तो हो गया आपका समचक्रीय और दूसरा क्या हो गया, विषम चक्रीय। समचक्रीय फिर से दो प्रकार का, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एक कंपाउंड को रिंग के फॉर्म में होना आवश्यक होता है, और उसके बाद में प्रत्येक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो ये था दोस्तों क्लासिफिकेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने सीखा कि कार्बनिक रसायन की परिभाषा क्या होती है, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण क्या होता है, यानी जो कार्बन होता है उसका प्रतीक क्या होता है, उसका परमाणु भार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं, उसके बंध की प्रकृति क्या होती है। दोस्तों ये तो थी उस चैप्टर की भूमिका। यहाँ से मेन चैप्टर की शुरुआत होती है, यानी यहाँ से हमारे आईपीएससी नोमेनक्लेचर की शुरुआत होती है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसके अंतर्गत जो पहला टर्म्स हमें यूज करना है, ये सजातीय श्रेणी, या इसी को हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। इसका एक नाम और है, या इसी को समजातीय भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, समजातीय श्रेणी। तो सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी क्या होती है, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसके सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, क्या कहलाता है, सजातीय श्रेणी कहलाता है। यानी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसके सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सके सजातीय या इसी को समजातीय श्रेणी कहा जाता है, या समजातीय श्रेणी कहलाता है। ये इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। यानी कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसके सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, सजातीय या समजातीय श्रेणी कहलाता।
जैसे इसके ढेर सारी श्रेणियां हैं, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, कुछ ऐसी भी श्रेणियां होती हैं जो फंक्शनल ग्रुप लिए हुए होते हैं, जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारी की सारी श्रेणियां। अब ये एक एक करके हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे। लेकिन सजातीय श्रेणी के लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर ले हम लोग। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है ये है सजातीय श्रेणी के लक्षण। सजातीय श्रेणी के लक्षण क्या लक्षण होते हैं? तो सबसे पहला लक्षण आपका यही है कि सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। पहली श्रेणी, पहला लक्षण हो गया इसका। दूसरा लक्षण क्या होता है इसका? दो क्रमागत सदस्यों के बीच में, दो क्रमागत सदस्यों के बीच में एक CH2 का अंतर पाया जाता है। ये दूसरा लक्षण है। दो क्रमागत सदस्यों के बीच में एक CH2 का अंतर पाया जाता है। तीसरा लक्षण इसका क्या है कि एक CH2 का अंतर होने के कारण दो क्रमागत सदस्यों के बीच उनके अणुभार में 14 यूनिट का अंतर पाया जाता है। उनके अणुभार में 14 यूनिट का अंतर पाया जाता है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो जैसे इसका एग्जाम्पल है, पहला जो एग्जाम्पल है इसका एल्केन। एल्केन क्या है? एक श्रेणी है जिसका सामान्य सूत्र होता है, एल्केन का जो सामान्य सूत्र है यह है CnH2n+2। इसका सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+2। जहां n की वैल्यू क्या होगी? यहां n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश कुछ भी हो सकता है। यानी n बराबर क्या होगा? हम 1 से शुरुआत कर सकते हैं एल्केन के लिए। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके अलावा इसके आगे भी आप बढ़ते जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे डैश कर दिया है। ठीक है। जिसका पहला सदस्य क्या होता है? अगर n की वैल्यू 1 रखें तो n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो पहला सदस्य अपने को क्या मिलेगा? CH4। CH4 का मतलब क्या है? मीथेन है। दूसरा सदस्य क्या मिलेगा? C2H6। तीसरा क्या होगा? C3 कितना हो जाएगा? 3 2 6 + 2 8। तीसरा सदस्य इसका क्या हो जाएगा? C3H8। अब यहां पर देखो कि ये अप्लाई होता है कि नहीं। मैंने क्या दूसरा पॉइंट बताया कि दो क्रमागत सदस्यों के बीच में एक CH2 का क्या होता है? अंतर होता है। तो ये इसके दो क्रमागत सदस्य हैं। पहला है CH4, दूसरा है C2H6। देखो C2H6 में से जब CH4 जाएगा तो आप जानते हैं अंतर कितना आएगा? CH2 ही आएगा। इसी प्रकार से इन दोनों दो क्रमागत सदस्यों के बीच में देखें तो सदैव CH2 का अंतर आएगा। यहाँ पे ये भी इसका होमोलॉग है, लेकिन ये जो है यह इसका सीनियर होमोलॉग है। ये सारे के सारे सजातीय श्रेणी के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है। और ये किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे? एल्केन के अंतर्गत आएंगे। इसी तरीके से दूसरी श्रेणी की बात करें तो दूसरी श्रेणी जो है ये क्या है? एल्कीन है। यानी कि एल्कीन जो है ये दूसरी श्रेणी है, सजातीय श्रेणी है, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n। देखो दोस्तों, ये जो अगर एल्केन का सामान्य सूत्र अपने को पता है, बस इसी में से हम दो घटा दें, 2 घटाएंगे तो एल्कीन का मिल जाएगा। एल्कीन में से 2 घटा देंगे तो एल्काइन का मिल जाएगा। तो यहां पर n की जो वैल्यू होती है ये 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से होती है। अगर n की वैल्यू आप 2 रखते हैं तो यहां पर अपने को मिलेगा पहला सदस्य एल्कीन का C2H4, दूसरा सदस्य क्या आएगा? C3H6। बस यानी हाइड्रोजन की जो संख्या है कार्बन की संख्या का 2 गुना है। C4H8 आएगा। अब इन दोनों क्रमागत सदस्यों के बीच में अगर आप अंतर देखेंगे तो यहां भी आपको CH2 का अंतर मिलेगा और यहां भी आपको CH2 का अंतर। तीसरा पॉइंट क्या है? दो क्रमागत सदस्यों के बीच उनके अणुभार में 14 यूनिट का अंतर होता है। जैसे देखो यहाँ पे मीथेन की बात करें, कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 के लिए कितना हो जाएगा? 4। तो 12 4 16 इसका हुआ।
आई मीन मेथेन का अणुभार कितना निकल करके आया, 16 निकल करके आया। इसी तरीके से जब हम लोग C2H6 का निकालते हैं तो 12 दूनी 24, 6 कितना हो जाता है 30, और 16 और 30 का जब अंतर निकालते हैं तो 14 यूनिट आएगा, ये आप जानते हैं। 16 और 30 का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 14 यूनिट का अंतर आ जाएगा। क्लियर है सभी का। इसी तरीके से C2H6 C3H8 का भी निकालेंगे तो आप 14 यूनिट आएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर ये सारे के सारे नियम अगर कोई श्रेणी है जिस पर फॉलो हो रहे हैं तो ऐसी श्रेणी को हम क्या नाम दे देंगे, सजातीय या समजातीय श्रेणी। एल्कीन भी एक सजातीय श्रेणी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर CH2 का अंतर है, अगर CH2 का अंतर है तो अणुभार में 14 यूनिट का अंतर जरूर होगा। दो क्रमागत सदस्यों के बीच में अगर CH2 का अंतर आ रहा है तो उनके अणुभार में 14 यूनिट का अंतर जरूर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से एल्कीन हो गया। तीसरा जो है ये एल्काइन है। एल्काइन भी एक क्या है, सजातीय श्रेणी है। मैंने आपको बताया कि एल्केन में से आपने 2 घटाया तो क्या प्राप्त किया, एल्कीन प्राप्त किया। एल्कीन में से अगर आप 2 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एल्काइन मिल जाएगा। यानी इसका जो सामान्य सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n - 2, CnH2n - 2 हो जाएगा। यहां पर भी n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 डैश डैश कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन 2 से कम नहीं होगा। n की वैल्यू यहाँ पे 2 से कम नहीं होगा, जिसका पहला सदस्य क्या हो जाएगा यहाँ से C2H2। अगर n की वैल्यू 3 रखें तो C3, तो 3 2 जा 6 - 2 कर लेंगे हम लोग, तो 6 में से 2 जाएगा 4, तो C3H4 हो जाएगा। C की वैल्यू अगर n की वैल्यू 4 रखें तो C4, और 4 दूनी 8 में से 2 जाएगा 6। यहाँ पे आप देखेंगे C4H6 मिलेगा आपको। अब C2H4 की बात करें, ये 2 क्रमागत सदस्य हैं, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि एक CH2 का अंतर आएगा। इन दोनों सदस्यों के बीच में भी एक CH2 का अंतर आएगा। एक CH2 का अंतर होने के कारण इनके अणुभार में 14 यूनिट का अंतर आ जाएगा। कुछ ऐसी भी श्रेणियां होती हैं फंक्शनल ग्रुप रखने वाली जो सजातीय श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूं आपको, एल्कोहल का। एल्कोहल है, एल्कोहल का जो बनाने का जो सामान्य सूत्र है यह है CnH2n + 1OH। क्लियर है, यानी CnH2n + 1OH। यहां पे आप देखेंगे कि अगर n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश कुछ भी हो सकता है। अगर n की वैल्यू आप 1 रखते हैं तो पहला सदस्य जो आएगा CH3OH आएगा। n की वैल्यू अगर 2 रखें तो C2H5OH आ जाएगा। अगर n की वैल्यू आप 3 रखते हैं तो C3H7OH आएगा। इन दोनों सदस्यों के बीच में भी एक CH2 का अंतर होगा। इन दोनों सदस्यों के बीच में भी एक CH2 का अंतर आएगा। अगर एक CH2 का अंतर है तो आप ये जान लीजिए कि 2 क्रमागत सदस्यों के बीच में उनके अणुभार में 14 यूनिट का अंतर होगा। इतनी सारी चीजें क्लियर है आपको। तो ये था आपका सजातीय श्रेणी। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए आप लोग, सजातीय श्रेणी क्या है, कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसके सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, क्या कहलाता है वो, सजातीय या समजातीय श्रेणी कहलाता है। लक्षण क्या होते हैं इसके, इनके सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण होता है कि 2 क्रमागत सदस्यों के बीच में एक CH2 का अंतर पाया जाता है। तीसरा जो होता है 2 क्रमागत सदस्यों के बीच उनके अणुभार में 14 यूनिट का अंतर हो जाता है। अगर CH2 का अंतर है तो जाहिर सी बात है कि इतने अणुभार में कितने यूनिट का अंतर होगा, 14 यूनिट का। जिसका पहला सदस्य, जिसकी पहली श्रेणी क्या है, एल्केन मैंने ले लिया। दूसरी श्रेणी मैंने एग्जांपल में क्या लिया, एल्कीन। तीसरा जो है एल्काइन। चौथा मैंने आपको बताया फंक्शनल ग्रुप रखने वाली भी श्रेणियां होती है, जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड भी होता है, बस OH की जगह पर क्या कर लेंगे हम लोग, CHO कर लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड वाली भी श्रेणियां होती हैं, OH की जगह पर क्या कर लेंगे हम लोग, COOS कर लेंगे। तो ये थी आपकी सजातीय श्रेणी। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये था सजातीय श्रेणी। नेक्स्ट है दोस्तों क्रियात्मक समूह। कि क्रियात्मक समूह क्या होता है, यानी फंक्शनल ग्रुप। कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। तो क्या होता है फंक्शनल ग्रुप, देखते हैं हम लोग।
फंक्शनल ग्रुप देखने से पहले सजातीय श्रेणी की थोड़ी सी और बात कर ली जाए तो सजातीय श्रेणी में अगर अणुभार बढ़ रहा है, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर अणुभार बढ़ रहा है तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ उसका गलनांक भी क्या होता है, बढ़ता है। I mean, अगर अणुभार बढ़ेगा तो गलनांक बढ़ेगा और इसके साथ साथ उसका क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अणुभार प्रोपोर्शनल होता है किसके, गलनांक के, और ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्वथनांक के। लेकिन अगर अणुभार बढ़ रहा है तो जल में उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। I mean, ये विलेयता जो होता है यह अणुभार के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीजें सजातीय श्रेणी से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि सजातीय श्रेणी में अगर जितने भी सदस्य हैं उनका अगर अणुभार बढ़ाया जाए तो उनका गलनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसके साथ साथ उनका क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जल में उनकी विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इतनी बातें क्लियर हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्रियात्मक समूह। नेक्स्ट टॉपिक किसका है, क्रियात्मक समूह। I mean functional ग्रुप। क्रियात्मक समूह क्या होता है, कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो उसके रासायनिक गुणधर्म अथवा उसकी क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होता है, क्या कहलाता है, वो क्रियात्मक समूह कहलाता है। इतनी चीजें क्लियर हैं सभी को। यानी अगर इसकी परिभाषा हमें देनी हो तो हम इस तरीके से दे सकते हैं कि कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो उसके रासायनिक गुणधर्म या इसको हम लोग कहते हैं अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, या और कर दें हम लोग, और उसके क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, क्रियात्मक समूह कहलाता है। यानी क्रियात्मक समूह की परिभाषा क्या हो गई कि कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो उसके रासायनिक गुणधर्म यानी कि रासायनिक अभिक्रिया और उसके क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होता है, क्या कहलाता है, वो क्रियात्मक समूह कहलाता है। जैसे क्रियात्मक समूह की अगर हम लोग बात करें, जैसे इसका ढेर सारे एग्जांपल हैं, कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, बाकी आगे चल करके आपको डिटेल में पढ़ा देंगे उसको। जैसे COOH, अगर COOH किसी कार्बनिक यौगिक के साथ जुड़ा है तो ये उसका फंक्शनल ग्रुप है। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर CHO है तो क्या है, ये एल्डिहाइड है ये। और अगर CO है तो क्या है, ये कीटोन है। इसी तरीके से अगर OH है तो क्या है, ये एल्कोहल है। OH है तो क्या है, एल्कोहल है। इस तरीके से ढेर सारी क्रियात्मक समूह होते हैं, ठीक है। कीटोन हो गया, एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, एल्डिहाइड हो गया, NH2 यानी एमीन हो गया, CO यानी एस्टर हो गए, CONH2 एमाइड हो गए। ढेर सारे के सारे क्रियात्मक समूह होते हैं। कुछ क्रियात्मक समूह मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। बाकी क्रियात्मक समूह में जब वरीयता क्रम मैं आपको बताऊंगा वहां पर सारे के सारे क्रियात्मक समूह को एक श्रेणीबद्ध तरीके से हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस धैर्य बनाए रखें। और जितनी चीजें आपको बताई जा रही हैं ये 11th स्टैंडर्ड के लिए, 12th के लिए, TGT के लिए या PGT के लिए, सारी चीजों के लिए एक महत्वपूर्ण श्रृंखला होगी ये, यानी कि कार्बनिक यौगिकों की। जितने भी एग्जाम्स होते हैं आप देखते हैं वहां पर किसी भी कार्बनिक यौगिक के नोमेनक्लेचर के बारे में क्या कर लेता है, वो पूछ लेता है। जो हमें सीखना है इसी में, यानी IPSC नोमेनक्लेचर के अंतर्गत। तो ये मैंने आपको बताया क्रियात्मक समूह। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए आप लोग। कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो उसके रासायनिक गुणधर्म यानी रासायनिक अभिक्रिया और उसकी क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है।
इसी के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं यल्किल समूह। यल्किल समूह कि यल्किल समूह क्या होते हैं, आई मीन यल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। तो यल्किल समूह क्या होते हैं कि कार्बनिक यौगिक का वह भाग, कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो उसके भौतिक गुणधर्म के लिए उत्तरदायी होता है, यल्किल समूह कहलाता है। यल्किल समूह कहलाता है। क्लियर है दोस्तों? यानी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो उसके भौतिक गुणधर्म के लिए उत्तरदायी होता है, यल्किल समूह कहलाता है। भौतिक गुणधर्म में जैसे उसके गलनांक के बारे में बात कर लें, उसके क्वथनांक के बारे में बात कर लें। अगर यल्किल समूह जितना बड़ा होगा, उस यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उतना क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। क्लियर है सभी को? तो ये था यल्किल समूह। अगर इसके सामान्य सूत्र की भी बात करें हम लोग, तो यल्किल समूह का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 होता है। जैसे n की वैल्यू यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 10 कुछ भी हो सकता है। अगर n की वैल्यू आप रखते हैं तो पहला सदस्य क्या आएगा, CH3। n की वैल्यू अगर आप 2 रखते हैं तो दूसरा सदस्य क्या आएगा आपका, C2H5। n की वैल्यू अगर आप 3 रखते हैं तो तीसरा सदस्य क्या आएगा, C3H7। क्लियर सभी? बिल्कुल वही एक CH2 का अंतर इसमें भी आएगा, अनुभार में 14 यूनिट का अंतर आएगा। ये अगर CH3 है तो नाम देते हैं हम लोग इसका मेथिल, C2H5 है नाम देते हैं हम लोग इसका एथिल, C3H7 है नाम देते हैं हम लोग इसका क्या, प्रोपिल नाम देते हैं। तो ये हो गए आपके क्रियात्मक समूह और ये हो गया आपका क्या, एल्किल समूह। तो क्रियात्मक समूह, मैं उम्मीद करता हूं कि क्रियात्मक समूह और एल्किल समूह आपको समझ में आया होगा। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्कीम की बात करते हैं। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की स्कीम की बात करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, यहां से आईयूपीएससी नामकरण। नेक्स्ट है आपका आईयूपीएससी नामकरण। ठीक है, आईयूपीएससी नामकरण क्या है, इसके फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होती है, आईयूपीएससी का पूरा नाम है। आईयूपीएससी के अगर मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा में इसका क्या है, मुख्यालय। आईयूपीएससी क्या है, एक संस्था है जो कार्बनिक यौगिकों के बनाने और उसके नामकरण, उसकी संरचना बनाने, यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक के नामकरण से लेकर के उसके गुणधर्म तक की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है सारी कौन डील करता है, आईयूपीएससी डील करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आईयूपीएससी का क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होती है। हम आईयूपीएससी की स्कीम की बात करें तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला एक लेंदी तरीका होता है जो काफी किताबी तरीके से अगर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर आप सीखते हैं। खैर मैं दोनों आपको बताऊंगा, एक किताबी तरीका है वो पहले बताएंगे, फिर हम लोगों का जो देसी जुगाड़ है, देसी तरीके से कैसे हम लोग क्या करते हैं आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करते हैं, वो भी तरीका हम आपको बताएंगे। तो पहला जो तरीका है, पहली जो स्कीम है आईयूपीएससी की, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइमरी क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। फिर क्या आएगा आपका, सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा। फिर आएगा आपका WR आई मीन वर्ड रूट। फिर क्या आएगा आपका, प्राइमरी सफिक्स आएगा। फिर आएगा आपका सेकेंडरी सफिक्स आएगा। अब आप सोचेंगे कि ये सब दुनिया भर का आपने क्या लिख दिया, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो देखो, प्रीफिक्स का मतलब होता है कि पूर्व लग्न। प्रीफिक्स का मतलब क्या होगा, पूर्व लग्न। वर्ड रूट का मतलब होता है
मूल शब्द। वर्ड रूट का मतलब क्या होता है? मूल शब्द। ठीक है। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है, सफिक्स का जो मतलब होता है ये होता है अनुलग्न। सफिक्स का मतलब क्या होता है? अनुलग्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी स्कीम है। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि सेकेंडरी सफिक्स हमको क्या बताता है, प्राइमरी सफिक्स हमको क्या बताता है, वर्ड रूट क्या बताता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है और प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है। तो देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स की अगर बात की जाए, सेकेंडरी सफिक्स यानी द्वितीय अनुलग्न। अनुलग्न ये हमको बताता है सर्वाधिक क्रियात्मक समूह के बारे में। द्वितीयक सफिक्स क्या होगा, आई मीन सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा यदि क्रियात्मक समूह हुआ OH, तो सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं हम लोग क्या? ऑल। सेकेंडरी सफिक्स क्या लिखेंगे? ऑल। अगर क्रियात्मक सेकेंडरी सफिक्स हमारा अगर CHO हुआ तो सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। अगर COOH हुआ तो ओइक एसिड लिखते हैं हम लोग। सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या लिखेंगे? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल। और अगर CHO हुआ तो हम लोग लिखते हैं क्या? एक बार सॉरी, मैंने मेंशन कर दिया है ऊपर ही CHO को। और अगर CO हुआ यानी मीन कीटोन, तो यहां पे लिखते हैं हम लोग क्या? ओन। और अगर बॉन्ड ओ बॉन्ड यानी बॉन्ड ओ बॉन्ड हुआ तो लिखते हैं हम लोग ऑक्सी। क्लियर है सभी को? इस तरीके से ढेर सारे सेकेंडरी सफिक्स होते हैं दोस्तों। मैं उसका एक चार्ट प्रोवाइड करवा दूंगा आपको जब वरीयता क्रम देखेंगे। ठीक है, आपको घबराने की बात नहीं है। यानी सेकेंडरी सफिक्स पर आपको इतना जानना है कि सेकेंडरी सफिक्स हमको बताता क्या है। तो सेकेंडरी सफिक्स हमको बताता है सर्वाधिक क्रियात्मक समूह को बताता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपका प्राइमरी सफिक्स। आपको प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स हमको यौगिक के संतृप्त अथवा असंतृप्त होने की सूचना देता है। यानी प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? ये बताता है यौगिक के संतृप्त होने अथवा असंतृप्त होने की सूचना देता है। यानी कि प्राइमरी सफिक्स क्या होगा यदि सभी कार्बन क्या हुए? सिंगल बॉन्ड हुए, एकल बंध हुए। यानी जो भी कार्बनिक यौगिक है अगर सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड हुए तो हम लोग प्राइमरी सफिक्स क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। दिखाई देगा आपको? हाँ, दिख रहा है अभी। प्राइमरी सफिक्स क्या लिखते हैं हम लोग? एन लिखते हैं। अगर एक कार्बन क्या हुआ? डुअल बॉन्ड हुआ तो इन लिखते हैं। एक दिखाई दे रहा है? हाँ, एक कार्बन डुअल बॉन्ड हुआ तो क्या लिखते हैं हम लोग? इन। सॉरी, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। अगर दो कार्बन डुअल बॉन्ड हुआ तो क्या लिखते हैं हम लोग? डाई इन। क्या लिखेंगे हम लोग? डाई इन लिखेंगे। और अगर एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो हम लोग लिखते हैं आइन। अगर दो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो लिखते हैं हम लोग डाई आइन। अगर एक कार्बन डुअल बॉन्ड है, एक कार्बन क्या है? एक कार्बन डुअल बॉन्ड और एक कार्बन क्या हुआ? ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं इन आइन। उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? इन आइन। तो ये कौन सा बताता है? हमारा प्राइमरी सफिक्स बताता है। यानी प्राइमरी सफिक्स हमको ये बताता है कि यौगिक हमारा संतृप्त है कि असंतृप्त है। और सेकेंडरी सफिक्स ये बताता है कि सर्वाधिक क्रियात्मक समूह कौन सा है। अगर क्या होगा सेकेंडरी सफिक्स? अगर OH हुआ तो हो जाएगा ये ऑल, CHO हुआ तो अल, COOH हुआ तो ओइक एसिड, CO हुआ तो ओन, O हुआ तो ऑक्सी। इसके बारे में ढेर सारी सेकेंडरी सफिक्स होती हैं, तो वरीयता क्रम में हम लोग उसे देख लेंगे। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे मिटा करके आपको वर्ड रूट बताता हूँ, सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता हूँ और प्राइमरी प्रीफिक्स बताता हूँ। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वर्ड रूट के बारे में कि वर्ड रूट क्या होता है। तो देखते हैं यह मीन WR। वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट है जनक श्रृंखला में शामिल होने वाले कार्बन परमाणुओं की संख्या। जनक श्रृंखला अभी मैंने आपको नहीं बताया है, ठीक है। जनक श्रृंखला अभी इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि जनक श्रृंखला क्या होता है। चलो मैं यहां पे बता दे रहा हूं, यानी जनक श्रृंखला में शामिल होने वाले कार्बन परमाणुओं की संख्या है ये। वर्ड रूट क्या है? जनक श्रृंखला में शामिल होने वाले कार्बन परमाणुओं की संख्या है। देखो अब यहां पर आपके सामने एक वर्ड आया, जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला क्या होती है, इसकी परिभाषा दोस्तों क्या होती है, 1 मिनट में आपको याद भी हो जाएगा, बस आप ध्यान से देखिए। जनक श्रृंखला क्या होती है कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित सर्वाधिक लंबाई की संभव कार्बन श्रृंखला जनक श्रृंखला कहलाती है। संभव कार्बन श्रृंखला जनक श्रृंखला कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? जनक श्रृंखला कहलाती है। आई मीन कार्बनिक यौगिक में उपस्थित सर्वाधिक लंबाई की संभव कार्बन श्रृंखला क्या कहलाती है? जनक श्रृंखला कहलाती है। क्लियर है सभी को दोस्तों? अब देखो जनक श्रृंखला में शामिल होने वाले कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? वर्ड रूट कहलाती है। आई मीन मूल शब्द कहलाता है। WR आई मीन वर्ड रूट क्या होगा यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 हुई। कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हुई? 1 हुई। तो एक कार्बन के लिए WR हम लोग लिखते हैं मेथ। क्या लिखते हैं? मेथ। अगर 2 कार्बन हुआ तो 2 कार्बन के लिए लिखते हैं हम लोग 1। और अगर 3 कार्बन हुआ, 3 कार्बन के लिए लिखते हैं हम लोग दोस्तों प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप। अगर 4 हुआ, 4 के लिए लिखते हैं हम लोग ब्यूट। और अगर 5 हुआ, 5 के लिए लिखते हैं हम लोग पेंट। दिखाई दे रहा है? हाँ। अगर 6 हुआ, 6 के लिए लिखते हैं हम लोग हेक्स। क्लियर है? और अगर 7 हुआ, 7 के लिए लिखते हैं हम लोग हेप्ट। क्लियर है सभी को? 7 के लिए क्या लिखते हैं? हेप्ट। और अगर 8 हुआ तो 8 के लिए लिखते हैं हम लोग ऑक्ट। 8 के लिए क्या लिखते हैं? ऑक्ट। और अगर 9 हुआ, 9 के लिए लिखते हैं हम लोग नॉन। और अगर 10 हुआ, 10 के लिए हम लोग लिखते हैं डेक। 11 हुआ, 11 के लिए क्या लिखेंगे? अनडेक या मोनोडेक। 12 के लिए डोडेक। 13 के लिए ट्राइडेक। 14 के लिए टेट्राडेक। 15 के लिए पेंटाडेक। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? WR को लिखते हैं। और WR क्या है? जनक श्रृंखला में शामिल होने वाले कार्बन परमाणुओं की संख्या है। जनक श्रृंखला क्या है? कार्बनिक यौगिक में उपस्थित सर्वाधिक लंबाई की संभव कार्बन श्रृंखला क्या कहलाती है? जनक श्रृंखला। अभी मैंने यहाँ पे छोटे से स्टेटमेंट के रूप में आपको बता दिया जनक श्रृंखला। अभी जब पूरी की पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी तो जनक श्रृंखला मैं आपको एक अलग से बताऊंगा, वहां पर थोड़ा सा कंपाउंड को लेकर के हम लोग सीखेंगे वहां पे। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। मूल शब्द मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं सेकेंडरी परफिक्स के बारे में। क्लियर है सभी को? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अब यहां पर देखते हैं हम लोग सेकेंडरी परफिक्स क्या होगा। क्लियर है सभी को? क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है सेकेंडरी परफिक्स। सेकेंडरी परफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी परफिक्स दोस्तों हमको यह बताता है कि जो यौगिक है, जो यौगिक के चक्रीय होने की सूचना देता है। यौगिक के चक्रीय होने की क्या करता है? ये सूचना देता है। सेकेंडरी परफिक्स क्या होगा? सेकेंडरी परफिक्स क्या होगा यदि यौगिक में एक वलय हो, एक रिंग हो, तो हम लोग लिखते हैं साइक्लो। क्या लिखते हैं? साइक्लो।
और यदि दो वलय हो, यदि क्या हो, दो वलय हो, तो हम लोग लिखते हैं बाईसाइक्लो। क्या लिखते हैं, बाईसाइक्लो। क्लियर है सभी को, क्या लिखेंगे हम लोग, बाईसाइक्लो। यदि तीन वलय हो, तीन वलय के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ट्राईसाइक्लो। क्या लिखेंगे, ट्राईसाइक्लो। क्लियर है सभी को, तीन रिंग के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ट्राईसाइक्लो। तो सेकेंडरी परफिक्स हमको क्या बताता है, यौगिक के चक्रीय होने की सूचना देता है। यानी यदि यौगिक में एक वलय हो तो वहां हम लोग यूज करते हैं सेकेंडरी परफिक्स साइक्लो, दो वलय के लिए क्या यूज करते हैं, बाईसाइक्लो, तीन वलय के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राईसाइक्लो। ठीक है दोस्तों। बाकी प्राइमरी परफिक्स की बात करें तो ये बताता है प्रतिस्थापी की स्थिति को। जैसे कोई जनक श्रृंखला है, जनक श्रृंखला में जो ब्रांचेस निकली हुई होती हैं ये उसको बताता है। जैसे आपने नॉमेनक्लेचर हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, टीजीटी लेवल पे तो ये तो मस्ट है ही है, पीजीटी लेवल पे भी ये तो मस्ट है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग मेथिल लिखते हैं, 2 मेथिल, 3 मेथिल, 4 डाई मेथिल, 5 डाई मेथिल, यानी ये प्रतिस्थापी की स्थिति को बताता। तो ये था दोस्तों आईपीएससी का स्कीम। मुझे उम्मीद है अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं तो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई हेजिटेशन नहीं होगी। अगर आप इतना लंबा चौड़ा ना लिखना चाहें तो एक लाइन में भी आईपीएससी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, उसके बारे में देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, जनक श्रृंखला। क्लियर सभी को, उसके पहले क्या सीखेंगे हम लोग, जनक श्रृंखला। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं क्या, जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया है कि जनक श्रृंखला क्या होती है, कि कार्बनिक यौगिक में उपस्थित सर्वाधिक लंबाई की संभव कार्बन श्रृंखला क्या कहलाती है, जनक श्रृंखला कहलाती है। तो एक बार स्टैंडर्ड लेवल पे इसको पढ़ते हैं हम लोग, जनक श्रृंखला। कि जनक श्रृंखला क्या होती है, आई मीन पेरेंट चेन, कि पेरेंट चेन क्या होता है, कि जनक श्रृंखला क्या होता है, इसका चुनाव कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे एक एक करके। जब एल्केन का पढ़ेंगे, एल्कीन का पढ़ेंगे, एल्काइन का पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग धीरे धीरे मेंशन करते जाएंगे जनक श्रृंखला के बारे में। फिर यहाँ पर जनक श्रृंखला कैसे मेंशन किया करेंगे हम लोग, जनक श्रृंखला की परिभाषा कैसे लिखेंगे, ये देखते हैं हम लोग। तो जनक श्रृंखला क्या होती है, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित सर्वाधिक लंबाई की संभव कार्बन श्रृंखला जनक श्रृंखला कहलाती है। संभव कार्बन श्रृंखला क्या कहलाती है, जनक श्रृंखला। जो सब यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो सबसे लंबी कार्बन की चेन होगी वही क्या कहलाएगी, आपकी जनक श्रृंखला कहलाएगी। जनक श्रृंखला तो देखो मुख्य कार्बन श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। यानी जनक श्रृंखला को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चाहे आप जनक श्रृंखला कहिए या आप उसे मुख्य कार्बन श्रृंखला कह लीजिए, दोनों बातें सही है। जैसे मैं यहाँ पर दो कंपाउंड अगर लिख करके आपको बताऊं, जैसे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, एक कंपाउंड ये है। एक दूसरा कंपाउंड मैं आपको लिखूं CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, और ये बॉन्ड CH3 है, यहाँ पर CH2 बॉन्ड CH3 है। क्या इन दोनों कंपाउंड में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस है, आप कहेंगे नहीं है। ठीक है, बस इन दोनों कंपाउंड में हमें जनक श्रृंखला का चुनाव करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। अगर आप जनक श्रृंखला और जनक श्रृंखला की परिभाषा आप जानते हैं, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित सर्वाधिक लंबाई की संभव कार्बन श्रृंखला क्या कहलाती है, जनक श्रृंखला कहलाती है। आप कहेंगे सर ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, एक ये है, एक हमारे पास ये है, एक ये है, एक ये है। अब ये भी, इसमें भी, इस जनक श्रृंखला में भी 5 कार्बन है और इस वाले जनक श्रृंखला में भी कितने कार्बन है, 5 कार्बन है।
तो जनक श्रृंखला माने किसको? दोनों सही है या दोनों मतलब दोनों में से कोई एक सही है? दोनों तो सही हो नहीं सकता, दोनों में से कोई एक क्या है? सही है। तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो देखो जनक श्रृंखला क्या है, अगर जनक श्रृंखला आप ये बनाते हो तो यहां से जो शाखा है, शाखा की जो संख्या है यह मात्र एक ही शाखा है। लेकिन अगर जनक श्रृंखला आप इस वाली श्रृंखला को मानते हो तो यहां पर शाखा की संख्या 1, ये 2, ये 3, यानी कि शाखा यहां पर कितनी है? 3 है। क्लियर है सभी को? तो जनक श्रृंखला उस श्रृंखला को मानेंगे जिसमें शाखाओं की संख्या क्या होगी? अधिक होगी। यानी ये श्रृंखला का चुनाव हमारा सही होगा और यह श्रृंखला का चुनाव क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जनक श्रृंखला ये था आपका जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला क्या है? कार्बनिक यौगिक में उपस्थित सर्वाधिक लंबाई की संभव कार्बन श्रृंखला जनक श्रृंखला कहलाती है। जनक श्रृंखला को ही हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य कार्बन श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं? इस कंपाउंड के थ्रू जनक श्रृंखला हमने समझ लिया। अब ये था दोस्तों किताबी परिभाषाएं जो हमारी किताबों में आईपीएससी मेंशन किया है। ठीक है, कि प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। दुनिया भर का लिखने से बेहतर है हम लोग सारे के सारे चीजों को बस एक लाइन में क्यों ना लिख करके समेट लें। अभी आप देखेंगे कितना छोटे में आ जाएगा कि इस तरीके से नामकरण करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो देखते हैं कि उतना लंबा चौड़ा आपको ना लिखना पड़े, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्योंकि एग्जाम में इतने कम समय होते हैं। आप टीजीटी पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जाम में बैठते समय प्रेशर वैसे भी इतना रहता है, इतना लंबा चौड़ा सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है। ठीक है, तो एक नियम है, जो रूल है, किस रूल के तहत हम लोग करेंगे, बस वो रूल आप जान लीजिए। उसके बाद में आप लोग क्या कर लेंगे? आसानी से किसी भी कंपाउंड का नामकरण कर लेंगे। तो देखो सब रूल क्या है? सबसे पहले नाम लिखा जाएगा प्रतिस्थापी का। सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा? प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी का नाम लिखने के बाद हम लोग नाम लिखते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला का। किसका नाम लिखेंगे? मुख्य कार्बन श्रृंखला का। मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे प्राथमिक क्रियात्मक समूह। प्राथमिक क्रियात्मक समूह। प्राथमिक क्रियात्मक समूह का नाम लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं द्वितीयक क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह का नाम। बस यही आपको क्लियर है। आईपीएससी, पूरी आईपीएससी आपको क्या हो जाएगी? यहीं से निकल जाएगी। यानी सबसे पहले नाम किसका? प्रतिस्थापी का। फिर नाम किसका? मुख्य कार्बन श्रृंखला का। फिर नाम किसका आएगा? प्राथमिक क्रियात्मक समूह का आएगा। फिर नाम किसका आएगा? द्वितीय क्रियात्मक समूह का आएगा। अब देखो प्रतिस्थापी के रूप में जो सबसे ज्यादा मिलने वाले होते हैं, एक पहला होता है आपका CH3, दूसरा होता है आपका C2H5, तीसरा होता है आपका C3H7 हो जाएगा। इस तरीके से Cl मिलेगा, Vr मिलते हैं, I मिलेगा, OCH3 मिल सकता है, OC2H5 मिल सकता है आपको। बस ये सारी चीजें, अगर ये चार्ट आपको, यही जो 3 3 6 2 8 प्रतिस्थापी हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए, या मैं चलो एक और बढ़ा देता हूँ, NO2 कर देता हूँ। ठीक है, बस ये ऐसे प्रतिस्थापी हैं जो घुमा फिरा करके हर एक कंपाउंड में मिलेगा आपको। अगर CH3 है तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। नाम क्या हो जाएगा इसका? मेथिल। C2H5 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल। C3H7 है तो नाम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपिल। Cl है तो नाम इसका हो जाएगा क्लोरो। Br है तो नाम इसका हो जाएगा ब्रोमो। अगर I है तो नाम इसका हो जाएगा आयोडो। और अगर OCH3 है तो नाम इसका हो जाएगा मेथॉक्सी। और अगर OC2H5 है तो नाम इसका क्या हो जाएगा? एथॉक्सी। और अगर NO2 है तो इसका नाम हो जाएगा क्या? नाइट्रो। बस यही इतने प्रतिस्थापी हैं जो घुमा फिरा करके आपको यूज करने हैं। क्लियर है सभी को? अब आते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो मैंने अभी मुख्य कार्बन श्रृंखला के बारे में आपको बताया कि मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या है? जनक श्रृंखला है।
मुख्य कार्बन श्रृंखला ही क्या है दोस्तों, जनक श्रृंखला है। यानी मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम कैसे लिखते हैं, अगर एक कार्बन हुआ तो मेथ, दो कार्बन हुआ तो एथ, तीन कार्बन हुआ तो प्रोप, चार कार्बन हुआ तो ब्यूट। इस तरीके से मैंने 15 तक आपको बता रखा है, ठीक है। इसके पहले वीडियो में ही मैंने 15 तक आपको मुख्य कार्बन श्रृंखला के बारे में बता रखा है, तो वहां से आप लोग उसको देख लीजिए। प्राथमिक क्रियात्मक समूह की बात करें तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो प्राथमिक क्रियात्मक समूह एन, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्राथमिक क्रियात्मक समूह एन, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्राथमिक क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, आयन। अब देखो, अब ये दो के केस में डाई लगाएंगे, अगर दो डुअल बॉन्ड आएगा तो डाई लगाएंगे, तीन डुअल बॉन्ड आ गया तो ट्राई लगाएंगे, अगर दो ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो डाई लगाएंगे, ठीक है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, वो हम लोग काउंटिंग करते समय, मतलब वो नोमेनक्लेचर करते समय देख लेंगे, ठीक है। द्वितीय क्रियात्मक समूह मैंने आपको बता ही दिया कि अगर OH है तो ऑल लिखेंगे, और अगर CHO है तो अल लिखेंगे आप, और अगर COOH है तो ओइक एसिड लिखेंगे, ठीक है। और अगर CO है तो ओन लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, ओन लिखेंगे, ठीक है। और अगर COOR है एस्टर तो O8 लिखेंगे। इस तरीके से ढेर सारे क्रियात्मक समूह होते हैं जो द्वितीय क्रियात्मक समूह के अंतर्गत आते हैं। बस यही इतनी चीजें अगर आपको क्लियर है तो उतना ढेर सारा चीजों को पढ़ने की कोई आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बस इतने से आपका काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा, आप आसानी से नामकरण क्या कर लेंगे। तो अब देखते हैं एक एक करके नामकरण कैसे करते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो देखो दोस्तों, अगर नामकरण आपको करना है तो सबसे पहला काम आपको होना चाहिए, जैसे ही नामकरण करने के लिए कहे तो सबसे पहला काम आपको आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि जनक श्रृंखला क्या बनेगी। इसमें किसी भी कार्बनिक यौगिक में जनक श्रृंखला क्या बनेगी, ये सबसे पहले क्लिक होना चाहिए दिमाग में कि जनक श्रृंखला क्या बनेगी। फिर आप देखिए जनक श्रृंखला के बनने के बाद उसमें प्रतिस्थापी क्या क्या आ रहा है, ठीक है। लेकिन जनक श्रृंखला का चुनाव करते समय कुछ नियम होते हैं, वो नियम मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। दूसरा जो है प्रतिस्थापी कौन कौन सा आ रहा है। तीसरा है डुअल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शामिल है कि नहीं है, अगर कंपाउंड में है तो उसको जो जनक श्रृंखला में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आना अनिवार्य है, डुअल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का आना क्या है, अनिवार्य है। तो ये सारी चीजें जब आपके दिमाग में रहती हैं तब जाकर के आप IPSC नोमेनक्लेचर क्या करते हैं, आसानी से कर पाते हैं। तो दोस्तों IPSC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे सीखेंगे, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी एक बार लाइक शेयर कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, और अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए शुभ रात्रि।